तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने शुरू करना है आज विकास, नियोजन एवं परिवर्तन का समकालीन दृष्टिकोण। तो इनमें पहले हम विकास के बारे में जानेंगे। सबके बारे में अच्छे से इसमें बताया गया है, डिस्क्राइब कर रखा है, अच्छे से इसमें बताया गया है। तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं, सीधा विकास पर आते हैं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द, इसमें आपको पूरा विकास के बारे में मतलब आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा क्या इसके अंदर है क्या नहीं है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार विकास का अर्थ है धीरे धीरे फैलना। जैसे मैंने पहले कहा था, आपको धीरे धीरे इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो पीछे भी आपने पढ़ा होगा, पीछे की वीडियो अगर देखी होगी आपने, तो उसमें से इसमें और ज़्यादा मतलब धीरे धीरे इसमें आपको और अच्छे समझ में आता जाएगा। बुक्स मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इनके पास बुक्स नहीं आती हैं, क्योंकि कभी कभी होता है इग्नू में बुक्स लेट पहुँचती हैं स्टूडेंट तक, इसलिए मैं बुक से शुरू कर रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं पहुँची है वो पढ़ सकें। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार विकास का अर्थ है धीरे धीरे फैलना, किसी चीज़ का पूर्ण विवरण देने की प्रक्रिया, बीज में स्थित संभावनाओं की वृद्धि। इस प्रकार इस अवधारणा को किसी बच्चे के विकास को समझने में या बीमारी को समझने में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में समाज विज्ञानों में इस अवधारणा का प्रयोग काफ़ी अलग प्रकार से ये जटिल रहा है। इसका प्रयोग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न तरह से किया गया। विकास का अवश्य प्रभावी रूप से विभिन्न व्यक्तियों एवं सामाजिक समूहों के लिए विभिन्न अर्थ होता है। मतलब हर व्यक्तियों के और विभिन्न सामाजिक जो समूह हैं उनमें जो विकास का अर्थ है वो अलग अलग होता है। विकास की प्रक्रिया के बारे में विभिन्न मतों के होने के कारण इस प्रक्रिया को विवेचित करने के लिए विभिन्न शब्दों का बहुतायतता से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जहाँ विकास धीमा है ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को कम विकसित, विकासशील या अविकसित एवं परंपरागत कहा जाता है। जहाँ पे विकास बहुत धीरे हो रहा है तो उन्हें क्या कहते हैं, पिछड़े कह सकते हैं, या विकासशील कह सकते हैं, या विकसित कह सकते हैं, कम विकसित या अविकसित, मतलब वही प्रॉपर तरह से विकास नहीं हुआ है, या परंपरागत कहा जा सकता है जहाँ पर विकास अभी नहीं हुआ है। तो आइए देखें कि औद्योगिकरण, उद्योगों की बात की जा रही है, औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकी प्रगति के रूप में विकास का क्या अर्थ है, और फिर देखें कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के रूप में इस प्रक्रिया का क्या अर्थ है। औद्योगिकरण एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के रूप में विकास समृद्धशील औद्योगिक समाजों एवं अन्य समाजों के मध्य अंतर करने के लिए तथा औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विवेचित करने के लिए या समझने के लिए विकास की अवधारणा को प्रयुक्त किया जाता है। इस अवधारणा के इस प्रकार की उपयोग की कई विशिष्ट विशेषताएं हैं, मतलब कई आपको विशेषताएं मिलेंगी इसको बताने का, जो सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों को महत्व नहीं देती है। यह दृष्टिकोण केवल उस प्रकार के बदलावों को महत्व देता है जो या तो वर्तमान समय या कुछ समय पूर्व ही हुए हों। विकास में विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः 3 अवधारणाएं काम में ली जा सकती हैं। पहला है परंपरागत समाज, दूसरा है संक्रमणकालीन समाज, और तीसरा है आधुनिक समाज। ज्ञान में वृद्धि एवं प्रकृति पर नियंत्रण समाज के रूपांतरण मतलब बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रौद्योगिकी से उपजा निर्धारणवाद एवं औद्योगिकरण इस प्रक्रिया के विकास की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो जानते हैं औद्योगिकरण के बारे में।
औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं विकास अंत संबंधित प्रक्रियाएं हैं। बढ़ता हुआ शहरीकरण, कारखानों की संख्या में वृद्धि एवं वस्तुओं तथा श्रम का ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ प्रस्थान, जैसे गांव के ज़्यादातर लोग शहर में आते हैं काम की तलाश में, तो उसी को कहा गया है श्रम का ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ प्रस्थान आदि इन प्रक्रियाओं के अवश्य प्रभावी परिणाम है। किसका? औद्योगिकरण का। क्योंकि शहरों में उद्योग ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं उसी काम की तलाश में लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं शहरीकरण बढ़ जाता है, शहरों में भीड़ जमा हो जाती है। ये कह सकते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है शहरों में गाँव की तुलना में। औद्योगिकरण वास्तव में आर्थिक विकास का एक ऐसा चरण है जिसमें पूंजी व श्रम के स्रोत पूर्ण एवं आपेक्षिक रूप से कृषि की गतिविधि से उद्योग की तरफ बढ़ते हैं। कृषि से उद्योग की तरफ अब बढ़ते हैं। कुछ मानकों पर औद्योगिक उत्पादन को शिल्प उत्पादन से भिन्न किया जा सकता है, जैसे कि उनके कार्य क्षेत्र के आकार में, श्रमिकों की संख्या में, नियोजन में, मशीनरी के उपयोग में एवं परिणाम स्वरूप उत्पन्न भौगोलिक संघनता मतलब भीड़ भाड़ युक्त भौगोलिक संघनता एवं बड़े बाजार के उत्पादन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। किसी भी औद्योगिक समाज के प्रमुख तत्व हैं उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तकनीकी एवं उस प्रौद्योगिकी से संबंधित श्रमिकों के संगठन का स्तर एवं विशेषीकरण का तत्व। ये सभी समाज को विभिन्न बदलावों की तरफ ले जाते हैं। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मतलब हर चीज़ कह सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इसका उपयोग किया जाता है। तो नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि उत्पादन में कम एवं उद्योगों में ज़्यादा श्रमिक शक्ति एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों की शहरी क्षेत्रों में संघनता होने के कारण जहाँ उद्योग होते हैं, जैसे कारखाने हुए, तो शहरी क्षेत्रों में संघनता मतलब भीड़ भाड़ होने के कारण अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र श्रम शक्ति शहरी क्षेत्रों की तरफ प्रवास करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कहीं ना कहीं अब खाली हो चुका है। अतिरिक्त ग्रामीण श्रम जो शक्ति जो कह सकते हैं वहाँ के लोग हैं गांव के, वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर चल पड़ते हैं। नए कानूनों के अंतर्गत प्रवासी जनसंख्या को अपने जीवन यापन के लिए नए तरीके खोजने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो शहर में आ जाते हैं तो उन्हें नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। खाना का इंतज़ाम कैसे करना, रहना कहाँ है, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें इस पर सोचना पड़ता है, इसका प्लानिंग करते हैं इसकी वो। इन परिवर्तनों में न केवल प्रौद्योगिकी परिवर्तन आता है, अपितु वैचारिक परिवर्तन एवं व्यक्तियों द्वारा स्वयं को देखने या दूसरों को समझने के परिवर्तन भी शामिल हैं। क्योंकि जब लोग शहरों में आ जाते हैं तो शहरों के लोगों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन, दूसरों को समझने में भी परिवर्तन कहीं ना कहीं शामिल है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियों जैसे प्रौद्योगिकी हुआ, तकनीकी हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, तकनीकी ज्ञान हुआ, शिल्प हुआ, तथा उनके उत्पादन के संबंधों जैसे कानूनी व्यवस्था, सामाजिक संगठन, समूह कह सकते हैं, सुविधा के प्रकार, वितरण के स्वरूप इत्यादि के बीच एक विरोधाभास होता है। डर्कहाइम ए वेबर के विचारों पर आधारित आधुनिकीकरण सिद्धांत यह मानता है कि औद्योगिकरण न केवल व्यक्तियों की मनोवृत्ति या अपेक्षाओं में परिवर्तन करता है। औद्योगिकरण जब बहुत ज़्यादा जिस क्षेत्र में या जिस जगह पे उद्योग ज़्यादा मात्रा में लगे हों, व्यक्तियों की मनोवृत्ति एवं अपेक्षाएं परिवर्तन करता है, अपितु उनके संबंधों की संरचनाओं में भी परिवर्तन करता है। औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से परे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकास को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य गतिविधियों में योजनाबद्ध परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया। आइए इस पर भी
नज़र डालें या इसको भी समझें। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के रूप में विकास। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में कैसे हुआ डेवलपमेंट, तो 1960 के दशक में उत्तरोत्तर रूप से समाजशास्त्रियों द्वारा विकास को एक समग्रवादी दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। समाजशास्त्रियों द्वारा विकास को एक समग्रवादी दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इसका अर्थ है कि विकास का केवल औद्योगिकरण एवं आर्थिक पहलू ही न देखा जाए, अपितु उसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी देखा जाए। विकास का केवल औद्योगिकरण ही ना देखा जाए कि सिर्फ उद्योगों से ही विकास होगा, उद्योगों को ही लगाया जाए उससे ही विकास होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने आर्थिक पहलू को भी देखा, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी उन्होंने देखा। इसके पहले ये माना जाता था कि समाज के सभी वर्गों में विकास के लिए आर्थिक वृद्धि एक आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है, लेकिन यह मत गलत सिद्ध हुआ। समाज के किसी एक समूह की आर्थिक वृद्धि आवश्यक रूप से दूसरे समूह को लाभ नहीं पहुंचाती है। कुछ राष्ट्रों में उच्च स्तर की आर्थिक प्रगति ने उनकी गंभीर सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद नहीं की। इसलिए धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि विकास का अंतिम उद्देश्य समाज के प्रत्येक मानव के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है, कि प्रत्येक मानव के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना ज़रूरी है। विकास का ये उद्देश्य रखा गया। धीरे धीरे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि विकास का अंतिम उद्देश्य समाज के प्रत्येक मानव के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। विकास बहुमुखी होता है। ये बहुत मुद्दों से जुड़ा है, जैसे समानता पर जुड़ा हुआ है। कोई कहता है कि हमें समान नज़र से नहीं देखा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं समाज को अलग अलग समूह में कहीं ना कहीं बांट देती है। तो समानता पर, सामाजिक सहभागिता पर, कि हमें कोई भी किसी चीज़ में भी हम भाग ले रहे हैं तो हमें समान रूप से उसमें रोक किसी चीज़ की लगाई ना जाए, हमें एंट्री उसमें मिल जाए, तो उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो सामाजिक सहभागिता पर, पर्यावरण बनाए रखने की क्षमता, विकेंद्रीकरण पर, स्वयं निर्भरता पर, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर। मानव की जो भी ज़रूरतें हैं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो कहीं ना कहीं इतना तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी ना हो तो बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो मानव तक पहुंचनी चाहिए, प्रत्येक मानव तक पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं नैतिक पहलुओं को भी जीवन के गुणात्मक सुधार में सम्मिलित करने पर बल दिया। उदाहरणतः उन्होंने बतलाया कि जीवन के मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता में सुधार से जीवन में संतोष आता है, जो सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये जीवन में भौतिकवादी एवं गैर भौतिकवादी उद्देश्यों के माध्य सामंजस्य बनाए रखने में बल देता है। जीवन के सामाजिक गुणों में सुधार का अर्थ है परिवार का स्थायित्व, अंत्य व्यक्तिगत संबंध एवं सामाजिक एकरूपता, समाज में एक समान सामाजिक एक रूपता। जीवन के नैतिक गुणों में सुधार का अर्थ है न केवल अपने में अपितु दूसरों में भी दिलचस्पी लेना। इस प्रकार ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकास की प्रक्रिया को समाज के सामाजिक आर्थिक सांचे को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के रूप में देखता है। विकास इस प्रकार समाज द्वारा निर्धारित इच्छित उद्देश्यों की दिशा में समाज के सभी वर्गों में उत्पन्न नियोजित हलचल है। इस तरह विकास का समाजशास्त्र जीवित रहने के लिए संघर्ष के रूप में समाज विशेष के विकास और जनता के अनुभवों को समझने की कोशिश करता है। विकास के समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू ये समझना है कि किस प्रकार समाज एक स्तर से दूसरे
स्तर के विकास में जाता है। समाज किस प्रकार यहाँ से शुरू होता है, काफ़ी संघर्ष हुआ या कह सकते हैं बदलाव के लिए, तो कहीं ना कहीं इस समाज से वो उस तरह किस प्रकार पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ, उसमें बदलाव हुआ, तो उसके बारे में इन्होंने इसमें कहा है कि विकास के समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू ये समझना है कि किस प्रकार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में विकास हो जाता है और संक्रमण की स्थिति में क्या होता है। जब स्थिति होती है विकास, जब विकास की जब वहाँ नहीं पहुँचे, जब हमें बीच में ही है, तो उस समय जो संक्रमण की स्थिति है उसमें क्या होता है। इस दृष्टिकोण से विकास प्रक्रिया को समझने के लिए नियोजन का अर्थ समझना ज़रूरी है। नियोजन, प्लानिंग, तो ये समझते हैं कि वहाँ तक पहुँचने, यहाँ से हम शुरू करेंगे वहाँ तक हमें पहुँचना है। संघर्ष बहुत लाइफ इसमें है, तो उसके लिए हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या जाना ज़रूरी है, नियोजना। योजना मतलब प्लानिंग। यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, प्लानिंग के द्वारा पहुँच सकते हैं। तो उसी चीज़ को इन्होंने कहा है कि नियोजन का अर्थ समझना ज़रूरी है। नियोजन 20वीं शताब्दी में नियोजित तरीकों से सामाजिक परिवर्तन लाने के कई प्रयास हुए। समाज में परिवर्तन लाने के कई प्रयास हुए। नियोजन मतलब प्लानिंग। नियोजन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। परिवर्तन विभिन्न पहलुओं के कई प्रकार के निर्णयों पर आधारित है और सामान्यतः समाज पर सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव दोनों प्रभाव छोड़ता है। समाज में जब कोई भी परिवर्तन होता है जो सही के लिए है, तो कहीं ना कहीं समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव छोड़ता है। समाज में नेगेटिव या नकारात्मक प्रभावों को कम से कम करने के उद्देश्य से किए गए बदलावों के रूप में नियोजित परिवर्तन या विकास को परिभाषित किया जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समाज में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए या कम से कम करने के लिए उद्देश्य से किए गए रूपांतरण मतलब बदलावों के रूप में नियोजित परिवर्तन एवं विकास को परिभाषित किया जा सकता है। पहले के समय में ये मानकर आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए कि वे स्वयं में समाज के सभी वर्गों में पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। आर्थिक वृद्धि समाज के विभिन्न वर्गों के अंतर को कम करने में अक्षम सिद्ध हुई। कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं बिल्कुल एकदम डिजिटली मान लो, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, कहीं आर्थिक वृद्धि और कहीं पे बिल्कुल नाम भर का नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं इसमें बताया जा रहा है कि कहीं तो बहुत ज़्यादा प्रगति हो, लेकिन जिन समाज में पहुंचना चाहिए, जिन समाज का विकास होना चाहिए, उन समाज का विकास नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो आर्थिक कहीं ना कहीं अक्षम सिद्ध हुई है। आर्थिक वृद्धि समाज के विभिन्न वर्गों के अंतर को कम करने में अक्षम सिद्ध हुई है। ये सिद्ध हो चुका है कि केवल आर्थिक वृद्धि ही प्रभावी नहीं हो सकती। आर्थिक वृद्धि के निरंतर बढ़ने पर भी असमानता एवं गरीबी समाप्त नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा कि गरीबी, कहीं ना कहीं गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे लग ही नहीं रहा कि कोई विकास कार्य हुआ है। तो असमानता और गरीबी समाप्त ही नहीं हुई। कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि के निरंतर बढ़ने पर भी कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसी जगहों पर जहाँ पर असमानता और गरीबी समाप्त ही नहीं हो रही, अपितु वृद्धि के समय स्थिति बदतर हो गई और स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सरकार का पॉजिटिव हस्तक्षेप आवश्यक हुआ, क्योंकि बाजार की शक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं रखा जा सका। आगे बढ़ते हैं। नियोजन विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी हुए। नियोजित विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी हुए। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए, मतलब
जो गरीबी स्थिति है, जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, नहीं विकास वहाँ पे नहीं हुआ है, तो विकास करने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए नियोजन आवश्यक है, प्लानिंग आवश्यक है। नियोजन का कार्य है कि वह सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए नीतिगत एक नीति से, एक नियम से हस्तक्षेप को आधार दे। प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं, विकास की प्रधानताओं, स्रोत, शक्ति एवं संस्थागत संरचनाओं के आधार पर विकास की योजना बनाता है। तो कहीं न कहीं राष्ट्र अपने शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हर चीज़ को लेकर चलता है। विकास क्या चीज़ किस तरह से पहले विकास हुआ, तो उन सब चीज़ों को देख कर चलता है। जैसे राष्ट्र अपने इतिहास के बारे में, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, विकास की प्रधानताओं के बारे में, स्रोत क्या है, शक्ति क्या है, संस्थागत संरचनाएं क्या हैं, इन सब को कहीं ना कहीं आधार मानकर विकास की योजना बनाता है। नियोजन से सामान्यतः नीति निर्माण में सुधार होता है, और जो पहले की नीति थी उसमें कहीं ना कहीं अब सुधार होगा, नीति निर्माण में सुधार होता है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन की प्रविधियाँ सामान्यतः तकनीक के चुनाव से जुड़ी होती हैं। टेक्नोलॉजी तकनीक के चुनाव से जुड़ी होती हैं। नियोजन विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्टेप पर, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरीकों से तैयार किया जा सकता है। प्रायः विकास के नियोजन में बहुमुखी परिप्रेक्ष्य का होना उचित माना जाता है। विकास के नियोजन के तरीके विभिन्न आयामों को ध्यान में रखकर उन्हें एकीकृत करते हैं, इकट्ठा करते हैं, परंतु ये तरीके अभी तक आरंभिक अवस्था में हैं, शुरुआत में ही हैं। विकास के नियोजन के प्रयत्नों का मुख्य धैर्य आंतरिक विकास है। विकास का नियोजन सामान्यतः सरकारी अभिकरणों के परिप्रेक्ष्य की परिधि में होता है, सरकारी अभिकरणों के अंडर में ही होता है। समाजशास्त्रियों ने बार बार सरकारी अभिकरणों से आग्रह किया है, जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने सरकारी अभिकरणों से आग्रह किया कि वह अपने आर्थिक नियोजन को पूर्ण समाज के नियोजन के विचार में परिणित करें। उन्होंने क्या कहा, वह अपने आर्थिक नियोजन को, जो उनकी एक प्लानिंग है, उसको पूर्ण समाज के नियोजन में, प्लानिंग में कहीं ना कहीं विचार में परिणित करें, अपनाएं। विकास के नियोजक कृत मूर्ता की स्थिति में है, मतलब कहीं ना कहीं विकास की जो नियोजन है अभी इतनी अच्छी नहीं, डगमगाई हुई है। तो विकास के नियोजन की जो स्थिति है अभी डगमगाई हुई है। विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को सामान्यतः औद्योगिक एवं कृषि वृद्धि की व्यवस्थाओं से अलग अतिरिक्त निवेश कार्यक्रम माना जाता है। इस बिंदु पर समाजशास्त्रियों विश्लेषण का महत्व बढ़ जाता है। एक समाजशास्त्री सभी वस्तुओं को ध्यान में रखकर और सामाजिक परिदृश्य के विभिन्न प्रकारों के अंतर संबंधों को स्पष्टतः परिभाषित या विवेचित करके नियोजन को अधिक प्रभावी बनाता है कि क्या क्या कमियां हैं समाज में, कि क्या चीज़ मुद्दे उठाए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्री इनको सामने रखता है कि इन पर ध्यान देना ज़रूरी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिदृश्य के विभिन्न प्रकारों के अंतर को स्पष्ट किया उन्होंने और परिभाषित किया एवं विवेचित करके नियोजन को अधिक प्रभावी बनाता है। प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं अगर वही सामने आ जाएंगी तो कार्य करना आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका यही मानना है। आगे बढ़ते हैं। विकास और नियोजन की चर्चा के बाद आइए परिवर्तन पर समकालीन विचारों की प्रस्तुत करें। अब परिवर्तन के बारे में जानते हैं। प्लानिंग है तो प्लानिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है, परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ, हमने एक प्लानिंग बनाई, हमने एक योजना बनाई, योजना से क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन एक अनुभवपरक यथार्थ है और समाजशास्त्र का आधार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के प्रयास में निहित है।
कुछ समाजशास्त्रियों जैसे मार्क्स और सोरोकिन के सिद्धांतों को छोड़कर बाकी बहुत से आरंभिक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य सिद्धांतों जैसे काम्टे एवं स्पेंसर की रेखीय सिद्धांतें, लाइनर थ्योरीज एवं परेटो तथा टाइनबी के चक्रीय सिद्धांत, साइकिल थ्योरीज में सामाजिक परिवर्तन की विशिष्ट प्रक्रियाओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। उन्होंने उन विशिष्ट तत्वों व कारकों को भी अलग से नहीं बताया जो सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं जो समाजशास्त्री हैं इनके अपने अपने विचार हैं और इन विचार को इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि इनकी क्या थ्योरीज थी, इन्होंने क्या किया उसके बारे में, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विशिष्ट समाजों में परिवर्तनों के अनुभवों पर आधारित विभिन्न कह सकते हैं, बहुत सारे विशिष्ट प्रारूपों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के प्रयास किए गए। बेहतर सैद्धांतिक संरचना के अंतर्गत इन प्रारूपों को बनाने के प्रयास किए गए। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के कारकों, परिवर्तनों की दिशा एवं गति तथा परिवर्तन के अर्थ से संबंधित प्रश्नों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि पूर्ववर्ती भागों में बताया जा चुका है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचनाओं या विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं या संस्थाओं के मध्य संबंधों में परिवर्तन का नाम है। कैसे? सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं समाज में, उनमें कहीं ना कहीं जो उनके माध्य जो परिवर्तन होता है उसी को ही इन्होंने नाम दिया है परिवर्तन का। समाजशास्त्रियों ने परिवर्तन की प्रवृत्ति, दिशा एवं गति को समझने के लिए ऐतिहासिक व्याख्याओं एवं विवेचनाओं का सहारा लिया। इतिहास के उन्होंने आंकड़े उठाए और उसको समझने का इन्होंने प्रयास किया। उदाहरण के लिए भारत में स्वतंत्रता से पहले और बाद में परिवर्तन की दिशाएं और गति अलग अलग थी, क्योंकि उस समय इतना विकास नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस समय की बात की जाए और अब की बात की जाए तो कितना ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है। तो इन्होंने एक उदाहरण उठाया कि भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन की दिशा और गति अलग अलग थी। समाजों के मध्य तुलना संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक समाज को उसके ऐतिहासिक संबंधों एवं आंतरिक प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में न समझा जाए। इसलिए आंतरिक को जानना, उसके ऐतिहासिक संबंधों को और आंतरिक प्रक्रियाओं को, क्या परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ, इसको समझना जरूरी है। परिवर्तन की गति से संबंधित ये लोकप्रिय प्रेक्षण बन चुका है कि आधुनिक समय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की गति तेज रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुआ है उसकी गति तेज रही है। आगमन उन कुछ प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से था जिसने परिवर्तन की गति को प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के आविष्कारों से जोड़कर व्यवस्थित ढंग से परिलक्षित किया। इन्होंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया परिवर्तन को और उसको इस तरह इन्होंने बता दिया। उसने बताया कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन की गति अलग अलग है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी की तीव्र गति एवं परिवार, राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं तथा मान्यताओं एवं प्रवृत्तियों में परिवर्तन की धीमी गति के मध्य बहुत अंतर है। उसने भौतिकीय मटेरियल जैसे कह सकते हैं, भौतिकीय एवं नॉन मैटेरियल संस्कृतियों के मध्य भेद किया। उन परिस्थितियों में जहाँ पराभौतिकीय नॉन मैटेरियल संस्कृति में परिवर्तन और मैटेरियल संस्कृति से संयोजित नहीं है, कहीं ना कहीं ये अलग हैं, उन्हें वह सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग की अवधारणा से समझाता है। विश्व राजनीति की दृष्टि से विकासशील देशों में, जैसे हमारा भारत भी विकासशील देशों में नियोजित प्लानिंग सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न
उदित होने के साथ साथ 20वीं सदी के उत्तरार्ध से सांस्कृतिक विलंबन की समस्या का महत्व और भी बढ़ चुका है। तो कहीं न कहीं कब से, 20वीं से विश्व की राजनीतिक दृष्टि से विकासशील देशों में जो नियोजित है, जो प्लानिंग है, आर्थिक विकास का, सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है। और कहीं न कहीं 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक सांस्कृतिक विलंबना की समस्या और भी बढ़ चुका है। समाजशास्त्रियों अध्ययनों ने औद्योगिकरण और विशेष रूप से संक्रमण काल की असामंजस्यता एवं तेजी से होते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ व्यक्तित्व अनुकूलन का महत्व दिया है। औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी, उद्योगों और टेक्नोलॉजी, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी दृष्टि से नजरिए से विकसित समाजों के अध्ययनों में परिवर्तनों तथा तीव्र आर्थिक प्रगति द्वारा उत्प्रेरित सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। जो विकसित देश हैं उन पर कहीं न कहीं, वो पहले से ही विकसित हैं, तो कहीं न कहीं उनमें जो परिवर्तन है वो कहीं न कहीं और तेज हुआ और आर्थिक प्रगति द्वारा सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, ध्यान अधिक केंद्रित किया गया। धीरे धीरे अब ये माना जाने लगा है कि सामाजिक परिवर्तन बहुत से तत्वों एवं कारकों का मिलाजुला प्रभाव है। एक देश की दूसरे पर विजय, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, जनसंख्या, व्यक्तियों के कार्य एवं निर्णय, नियोजन मतलब प्लानिंग इत्यादि कारक सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं एक देश की दूसरे देश पे विजय का अर्थ यही हुआ कि विकास चाहना है, परिवर्तन चाहना है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं रोक दे रही हैं। जैसे एक देश की दूसरे देश पे अगर विजय हो रही तो कहीं न कहीं उस जिस पे विजय हुई, जो देश किसी के अंडर में आ चुका है, उसका कहीं न कहीं विकास कहीं न कहीं रुक चुका है। प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, जनसंख्या, अगर बड़ी जनसंख्या हो जाए राष्ट्र में तो कहीं न कहीं विकास धीरे हो जाएगा। व्यक्तियों के कार्य, निर्णय और नियोजन इत्यादि कई कारक सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्रभाव डालते हैं। सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे सामाजिक व्यवस्था, समाज में एक व्यवस्था बनाया जाए कि कैसे क्या करना है। सामाजिक पर्यावरण से संबंधित, बाहरी पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न कारक, सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित तत्व, एक स्रोत से परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला बन सकती है। जैसे प्रौद्योगिकी, कृषि, औद्योगिक एवं परिस्थिति में परिवर्तन सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर पर्यावरण में कोई परिवर्तन होगा तो कहीं न कहीं वो और उसके आसपास के माहौल में भी परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार जो सामाजिक संरचना है, जो एक स्ट्रक्चर है समाज का, उसको कहीं न कहीं प्रभावित करता है। चाहे कृषि की बात हो या प्रौद्योगिकी की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, कृषि की हो या औद्योगिक की बात हो, कहीं न कहीं ये सामाजिक स्ट्रक्चर जो है उसको प्रभावित करता है। संरचनात्मक विभेदीकरण, एकीकरण या नई सहयोगी संरचनाओं की स्थापना तथा सामाजिक अव्यवस्था इसके परिणाम होते हैं। 1960 के दशक से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक नियोजन पर अधिक बल दिया गया कि समाज में नियोजन के द्वारा परिवर्तन लाया जाए। विकासशील राष्ट्रों में विकास के लिए नियोजन एक लोकप्रिय नारा व दृष्टिकोण बन गया कि जो विकासशील है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो कहीं न कहीं विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नियोजन जो है, प्लानिंग एक लोकप्रिय नारा बन गया। अगले भाग में हमने भारतीय संदर्भ में विकास, नियोजन एवं परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इसमें ये चीज़ें थी, आगे हम बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हमने ये सब चीज़ें जानी, किस प्रकार परिवर्तन को इसमें समझाया गया, नियोजन को समझाया गया, प्लानिंग किस प्रकार की जाएगी, प्लानिंग से परिवर्तन किस प्रकार होगा, इन सब पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे।
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इतने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे तब हमें इसका कहीं ना कहीं मूल अंश पता चल पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।